नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, F4, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TGT, PGT, उत्तर प्रदेश TA, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास यानी कि कल हम लोग 406 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। आज 407 से लेके बाकी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि TA के एग्जाम के लिए और उत्तर प्रदेश TGT, PGT, STA एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है, जौ की कौन सी प्रजाति माल्ट के लिए उगाई जाती है। तो आपको बताना है जौ की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो माल्ट के लिए उगाई जाती है। मंजुला है, ज्योति है, आज़ाद है या रितंभरा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रितंभरा जो वैरायटी है ये माल्ट के लिए उगाई जाती है। इस वैरायटी को हम पूरे उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस वैरायटी को लगाई जा सकती है और यह क्षारीय सिंचित दशा में माल्ट बियर के लिए उपयुक्त है। इसमें गेरुई, कंडुआ और हेलमिंथोस्पोरियम बीमारियों के लिए अवरोधी किस्म है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 40 से 45 कुंटल उपज दे देती है और पकने का जो समय है फसल का 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। माल्ट के लिए उपयोगी अन्य भी प्रजातियां हैं, उनको भी आप लोग याद कर लेंगे। प्रगति है, ये भी माल्ट उत्पादन के लिए ही उगाई जाती है। अल्फा 93 है, DL 88 है और रेखा। ठीक है, ये सब वैरायटियां जितनी भी है ये माल्ट के लिए उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 408। 408 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, SRI सिस्टम से धान की रोपाई के समय पौधे की आयु होनी चाहिए। तो आपको बताना है SRI सिस्टम से धान की रोपाई के समय पौधे की आयु कितनी होनी चाहिए। 25 से 30 दिनों के मध्य, 20 से 24 दिनों के मध्य, 10 से 15 दिनों के मध्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को मालूम है 10 से 12 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 से 15 दिन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ और भी देख लेंगे कि किसके द्वारा ये विकास किया गया था, कहाँ से इसको लाया गया। ठीक है, अब इसके आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार जो हुआ था मेडागास्कर में सन 1983 में फादर हेनरी डी लोलीने इनके द्वारा किया गया था। इस विधि में पौधे तैयार करने के लिए क्यारियों के नीचे जूट के बैग बिछा दिए जाते हैं तथा उस पर 2 भाग मिट्टी और 1 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद फैला दिया जाता है तथा इस पर बीज बिखेर देते हैं। इस विधि में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है और पौधे 9 से लेकर 12 दिन में तैयार हो जाते हैं। इसकी रोपाई की बात करें तो 25 × 25 सेंटीमीटर पर इसकी रोपाई की जाती है। यहाँ देखेंगे डेपोग विधि में नर्सरी के लिए 20 से लेकर 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये पौधे 10 से लेकर 15 दिन में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बाकी सामान्य धान की बात करें तो सामान्य धान में 20 से 25 दिन का समय लगता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, नर्सरी रोपाई के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 409। 409 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त बताना है, मैक्रोनी गेहूं अधिक उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क परिस्थितियों में इसको आसानी से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ड्राई लैंड कंडीशन के अंदर इसको आसानी से लगाया जा सकता है, इसलिए मैक्रोनी गेहूँ अधिक उपयुक्त है। अब यहाँ देखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो वैज्ञानिक नाम होता है टिट्रिकम ड्यूरम। ठीक है, टिट्रिकम ड्यूरम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसको ड्यूरम गेहूं कहते हैं या मैक्रोनी गेहूं के नाम से इसको जाना जाता है। पूरे भारत में बात करें तो इसका 12% क्षेत्रफल पर ही इसकी खेती की जाती है, ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो भारत के दक्षिणी भाग हैं, जो वर्षा आधारित जो क्षेत्र हैं और शुष्क जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसको आसानी से लगाया जा सकता है। जो हम लोग अधिकतर उपयोग करते हैं गेहूँ का वो है टिट्रिकम स्टाइवम। ठीक है, इसको ब्रेड व्हीट के नाम से इसको जाना जाता है।
लगभग 87% क्षेत्रफल और सिंचित परिस्थितियों में इसको लगाया जाता है। ठीक है, टिट्रिकम स्टाइवम दोनों ही आपको याद रखना है। इसको 87% क्षेत्रफल उगाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल टिट्रिकम स्टाइवम का है और इसका 12% क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 410 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है पूर्वा किसकी नवीनतम प्रजाति है। तो पूर्वा बताना है किसकी नवीनतम प्रजाति है। मक्का की है, ज्वार की है, गेहूं की है या धान की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गेहूं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम EHD 2824 कहते हैं। ठीक है, 2824 के नाम से इसको जाना जाता है। 2824 के नाम से इसको जानते हैं पूर्वा को। ये गेहूं की नवीनतम उन्नतशील प्रजाति है। ठीक है, कहाँ से विकसित की गई है? IARI। ठीक है, IARI नई दिल्ली द्वारा इस किस्म को 2004 में निकाली गई है। ठीक है, 2004 में इस किस्म को निकाला गया है। बात करें उत्पादन का तो 46 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमको मिल जाता है इस वैरायटी से, और ये रस्ट और लेट ब्लाइट के प्रति सहनशील वैरायटी है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 411 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 411 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन राइस मुख्य स्रोत है। विटामिन ए का स्रोत है, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। कितनी बार एग्जाम पूछा गया है यहाँ देख सकते हैं। NACL एग्री ट्रेनिंग इसमें पूछा, 2018 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2014, 2008, 6, 4 बहुत बार एग्जाम पूछा गया। तो इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया है, जो कि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। यहाँ देखेंगे गोल्डन राइस का आविष्कार जर्मन के एंग्रोपोट्रिकस तथा पीटर वायर ने किया था। ठीक है, दोनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है, एंग्रोपोट्रिकस और पीटर वायर ने किया था। यह ट्रांसजेनिक प्रजाति है जिसे तैयार करने में एवेनिया, यूरिडोवरा एंड माइक्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस जीवाणु का प्रयोग किया गया था। इस किस्म में बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है, जो कि रतौंधी के उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। चावल का पीला रंग, इसे हम गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो चावल का पीला रंग होता है इसको हम गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 412 पर। 412 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 2004-05 में निर्यात किया गया चावल संपूर्ण कृषि निर्यातकों का कितना प्रतिशत था? 11%, 13%, 17% या 15%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 413 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के अंकुरण बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? गेहूं के अंकुरण बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो उसको कहते हैं भ्रूणाग्र चोल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोलियोपिटल के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ देखेंगे गेहूं के अंकुरण बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसको कोलियोपिटल के नाम से जानते हैं। गेहूं का फल जो होता है कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। इसके जो दाने होते हैं उसको कर्नल के नाम से जानते हैं। गेहूं के जो फूल सहित तने को उसको हम कुलम के नाम से जानते हैं। गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है उसको स्पाइक के नाम से जानते हैं, जिसको बाली कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको भी आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 414 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में ताज मूल निकलने की अवस्था आती है कल्ले निकलने के बाद, कल्ले निकलने के पहले या आवार अवस्था यानी कि बूट स्टेज पर या बूट स्टेज के बाद। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि बिफोर टिलरिंग, कल्ले निकलने के पहले। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंचाई से संबंधित था। तो सिंचाई की कुल गेहूं के अंदर 6 सिंचाइयाँ करते हैं। ठीक है, कितनी सिंचाइयाँ की जाती है गेहूं के अंदर? 6 सिंचाइयाँ की जाती हैं। 6 सिंचाइयों के बारे में देख लेते हैं कब कब सिंचाइयाँ की जाती हैं। देखेंगे
यहाँ पर गेहूं में ताजमूल निकलने की अवस्था कल्ले निकलने के पहले आती है। गेहूं की जो अवस्थाएं हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 6 अवस्थाएं। ताजमूल जो है 20 से 25 दिन, कल्ले फूटना जिसको टेलरिंग कहते हैं 40 से 45 दिन, गांठ बनने की अवस्था 65 से 75 दिन, फूल आने की अवस्था 90 से 95 दिन, दूध बनने की अवस्था 110 से 115 दिन, दाना सख्त पड़ने पर 120 से 125 दिन। ये 6 स्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 415 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुआई हेतु मक्के की सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? मंजरी है, नवीन है, तरुण है या कंचन है? तो 415 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि कंचन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुआई हेतु मक्का की सबसे उपयुक्त प्रजाति जो है वो कंचन है। यह मक्का की कम अवधि यानी कि 75 से लेकर 80 दिन में तैयार हो जाती है। और यह जो वैरायटी है ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 1982 में विकसित की गई थी। यह पीले दाने वाली किस्म है। पौधे की ऊंचाई 1.5 से लेकर 2 मीटर तक होती है। ठीक है, कंचन वैरायटी कहाँ से निकाली गई थी? पंतनगर से। कब? 1982 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 416 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं की अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए 8 से कम, 10 से कम, 4 से कम या 2 से कम। तो गेहूं के बारे में पूछ रहा है। जितनी भी खाद्यान्न वाली अनाज वाली फसलें होती हैं उनकी जो भंडारण के लिए नमी रखते हैं वो 10 से 12% रखा जाता है। और यहाँ दाल की बात करें तो दाल का 8 से 10% याद रखना है, और तिलहनी का फसलों का 6 से लेकर 8% तक नमी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के लिए 10 से कम। ठीक है, और यहाँ पर धान देखेंगे 10 से 12, दाल वाली 8 से 10, और यहाँ पर सरसों दिया हुआ तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ 10 से 14 नहीं होता है। ये सरसों के लिए हो जाएगा 6 से लेकर 8। ठीक है, क्योंकि तिलहनी फसल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 417 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मक्के की संकर प्रजाति है, किसान है, सोना है, सफ़ेद गंगा है, विजया 2 है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 417 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि गंगा सफ़ेद 2। ठीक है, ये मक्के की संकर प्रजाति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और एक और 2 वैरायटियाँ आपको याद रखना है गंगे की। यहाँ पर मक्के की जो संकर प्रजाति है, एक तो हो गया गंगा सफ़ेद 2, दूसरा हाई स्टार्च। ठीक है, ये भी मक्के की संकर प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 418 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वानस्पतिक सुसुप्तावस्था पाई जाती है धान की देसी पुरानी किस्मों में, संकर धान में, या नवीनतम बोनी धान की किस्मों में, या उपरोक्त सभी में। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। 2010, 2009, 2004 में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा धान की देसी जातियों में और पुरानी किस्मों में। ठीक है, इसके अंदर वनस्पतिक सुसुप्तावस्था पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 419। मक्के की कंचन प्रजाति की फसल तैयार होती है। तो मक्के की जो कंचन प्रजाति है ये कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? 60 से 65 दिनों में, 75 से 80 दिनों में, 85 से 90 दिनों में, या 95 से लेकर 105 दिनों में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 75 से लेकर 80 दिनों में यह फसल तैयार हो जाती है। ठीक है, यह किस्म कहाँ से निकाली गई है तो ये भी आपको याद होना चाहिए। यह किस्म पंतनगर से निकाली गई है। ठीक है, पंतनगर से निकाली गई है। कब निकाली गई थी? सन भी आपको याद रखना 1982 में विकसित की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 420 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 420 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है संकर बाजरे की बीज दर है 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 7 से 9 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संकर का पूछ रहा है, हाइब्रिड का पूछ रहा है। वैसे तो हम प्रयोग में लेते हैं बाजरे के लिए प्रति हेक्टेयर 4 से लेकर 5 किलोग्राम, लेकिन हाइब्रिड का पूछा है तो इसलिए 3 से 4 किलोग्राम बीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 421 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रगति प्रजाति है, सूरजमुखी की है, सरसों की है, मक्का की है, या धान की है। तो प्रगति वैरायटी बताना है किसकी है। तो ये प्रगति जो वैरायटी है ये मक्के की वैरायटी है।
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रगति मक्का की प्रजाति है जो काफ़ी अच्छी किस्म है। इसकी खेती मध्य प्रदेश में सबसे अधिक की जाती है। ठीक है, कहाँ पर करते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक इसकी खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 422 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिक उत्पादन के लिए शरदकालीन मक्का की बुआई करनी चाहिए। अधिक उत्पादन करने के लिए शरदकालीन मक्का की बुआई कब करनी चाहिए? सितंबर के अंत तक, अक्टूबर के अंत तक, नवंबर के अंत तक या किसी भी समय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 422 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अक्टूबर के अंत तक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मक्के में यहाँ देखेंगे रबी में मक्के की बुआई बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में अक्टूबर के मध्य यानी कि नवंबर तक की जाती है। बुआई पंक्तियों में की जाती है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 या 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 423 नंबर क्वेश्चन कह रहा है FIRB विधि विकसित की गई है बुआई के लिए। किसके लिए? धान में या गेहूं में, दलहनी फसलों में या मक्का में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, गेहूं के अंदर ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। यह बुआई की एक प्रकार की नई विधि कह सकते हैं। इसके द्वारा 20 से लेकर 30% सिंचाई की बचत होती है। ठीक है, किस लिए? सिंचाई की बचत के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, वो भी 20 से 30% सिंचाई की बचत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 424 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहे हैं उच्च दाने की गुणवत्ता वाली मक्के की किस्म प्रोटीना है। उच्च दाने की गुणवत्ता वाली मक्के की किस्म प्रोटीना है। संकर प्रजाति है, संश्लिष्ट प्रजाति है, संकुल प्रजाति है या मुक्त परागित प्रजाति है। तो 424 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी ऑप्शन हो जाएगा, संकुल प्रजाति है। सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 425 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत के लिए धान की प्रथम संकर किस्म का विकास हुआ था। तो उत्तर भारत के लिए धान की प्रथम संकर किस्म विकास हुआ था, ये बताना किस जगह से विकास किया गया, कहां से लाया गया। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IARI न्यू दिल्ली द्वारा। ठीक है, तो पूछा था उत्तर भारत के लिए धान की प्रथम संकर किस्म का विकास कहां से हुआ था, तो IARI न्यू दिल्ली द्वारा इस किस्म को निकाला गया था। मनहर देखेंगे कहां से वैरायटी निकाली गई है, तो ये पंतनगर से निकाली गई थी। कब निकाली गई थी? 1985 की। ये भी धान की ही वैरायटी है। ठीक है, और बासमती से संबंधित बहुत सारी सुगंधित किस्में निकाली गई हैं, जैसे कस्तूरी 120, पूसा बासमती 1, पूसा सुगंधा 3, 4, 5। ठीक है, ताराबड़ी पंथ सुगंधा 15। ठीक है, ये सब सुगंधित धान की किस्में हैं। एक किस्म और आप याद रखें यहाँ पर जया। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह भारत में विकसित धान की पहली बौनी किस्म है। ठीक है, वो भी जया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 426 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोपण विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर होती है 25 से 30 किलोग्राम, 35 से 40 किलोग्राम, 45 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 55 से 70 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 426 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर संकर धान का बीज दर पूछे तो 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, सीड रेट लगेगा। यहाँ पर बासमती धान का सीड रेट आपको याद रखना 30 किलोग्राम पर्याप्त रहता है, 25 से 30 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 427 देखेंगे मैट टाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है। सब लोग जानते हैं मैट टाइप नर्सरी जो है किसमें पेडी क्राफ्ट में प्रयोग में लेते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 428 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धान की भूसी में तेल की मात्रा होती है। तो धान की भूसी के अंदर तेल की मात्रा आपको बताना है 3%, 5%, 7%, 9%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5%। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 से 5% तेल की मात्रा पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछता धान की पॉलिश वाली भूसी होती है उसके अंदर तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो धान की जो पॉलिश होती है उसकी भूसी के अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, 10 से 12% पाई जाती है। याद रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 429 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने पर गुण निर्भर करता है। तो बताना गेहूं की चपाती बनाने पर कौन सा गुण निर्भर करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। ग्लूटीन है, ग्लोबुटीन है, या ग्लाइसिन है, या लाइसिन है। तो गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा अधिक होने के कारण हम चपाती और बेकरी उद्योगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके दाने की बात करें तो दाने के अंदर 2 से 3% शर्करा भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 430 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की फसल हेतु मृदा में ओल्सन विधि के द्वारा सुलभ फास्फोरस की क्रांतिक मात्रा आपको बताना है। तो गेहूं की फसल में मृदा के अंदर ओल्सन विधि द्वारा अगर फास्फोरस की मात्रा देना है तो कितनी मात्रा देंगे? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14.5 वैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में 15 है तो 15 पे हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 431 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरम गेहूं की खेती मुख्यतः निम्नलिखित किन क्षेत्रों में सीमित है? मध्य भारत में, दक्षिणी भारत में, मध्य और दक्षिणी भारत में, या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्य दक्षिणी भारत में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ड्यूरम जो गेहूँ होता है इससे हम रवा बना सकते हैं, सूजी वाले खाद्य पदार्थ बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 432 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर मक्का के लिए उपयुक्त संतुप्त पौधों की संख्या कितनी है? तो संकर मक्का अगर लगा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधों की संख्या लगेगी ये आपको बताना है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन 40 से 50 हज़ार प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 हज़ार प्रति हेक्टेयर, 60 से 70 हज़ार प्रति हेक्टेयर, या 70 से 80 हज़ार पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 70 से 80 हज़ार 1 हेक्टेयर में संकर मक्का लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 433 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सिंचित व देर से बुआई की दशा में मैदानी क्षेत्रों में गेहूं के लिए उर्वरकों की अनुमोदित मात्रा कितनी है? तो सिंचित क्षेत्र हो और देर से बुआई की दशा में या मैदानी क्षेत्रों के लिए गेहूं में एनपीके की मात्रा आपको बताना है कितनी डालेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा देते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 434 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं डेपोग विधि से उगाई गई धान की बेहन रोपाई के लिए कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 6 से 10 दिन ये तो होगा नहीं, 11 से 14 दिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी ये सब इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 11 से 14 दिन। ठीक है, ऑप्शन में अगर 11 से 12 दिन दिया है तभी भी सही माना जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 435 पर। क्वेश्चन नंबर 435 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है HCN के विषैलेपन का संबंध है सोयाबीन से, खेसारी से, बाजरा से या ज्वार से। तो HCN किसके अंदर पाया जाता है? ज्वार की जो क्रॉप होती है उसके अंदर HCN की मात्रा पाई जाती है। ज्वार की जो जड़ होती है उसके अंदर HCN का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे ज्वार की जो जड़ होती है उसके अंदर HCN का निर्माण होता है, जो कि जो पशुओं को हम चारा खिलाते हैं उसके लिए काफ़ी हानिकारक होता है, विषैला प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 436 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं की खेती रोपाई विधि से की जा सकती है देर से बुआई की स्थिति में, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा से, या जगह जगह पर जमाव न होने की स्थिति में, या कम उर्वरक प्रयोग की स्थिति में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जगह जगह पर जमाव न होने की स्थिति में हम गेहूं की रोपाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 437 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राचीनतम फसल है मक्का है, आलू है, गेहूं है या धान है। तो प्राचीनतम फसल किसको कहा गया है? तो प्राचीनतम फसल गेहूं को कहा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 438 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है? तो ड्यूरम गेहूं की प्रजाति बताना है कौन सी है? PBW 343, WH 542, WH 896 या HD 2285। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 438 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि WH 542। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। WH 542 आपको याद रखना है, HD 4530 आपको याद रखना है, और मेघदूत याद रखना है, और जयराज याद रखना है। ये सब ड्यूरम गेहूं की प्रजातियां हैं। एक मालविका बहुत बार पूछा गया है,
इसको भी आपको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 439, निम्नलिखित में से कौन धान की संकर प्रजाति है? तो धान की संकर प्रजाति इसमें से बताना है कौन सी है, MGR1, PR106 या साकेत 4 या IR20। तो यहाँ पर धान की संकर प्रजाति का चुनाव करना है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साकेत 4। ठीक है, ये एक प्रकार के धान की संकर प्रजाति है। यहाँ देख लेंगे संकर प्रजातियों में कौन कौन सी प्रजातियाँ आती हैं। पंत संकर धान 1, नरेंद्र संकर धान 2 और एग्रो 6111, 6201, PHB 72, RH10 जिसको बासमती IAR राज के नाम से जानते हैं, साकेत 4 के नाम से भी, साकेत 4 ये भी धान की संकर प्रजाति है। बहुत बार पूछा गया साकेत 4 को, तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 440, निम्नलिखित में से कौन मक्के की संकुल प्रजाति है? तो मक्के की संकुल प्रजाति इसमें से बताना है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर देंगे। क्वेश्चन पूछा था मक्के की संकुल प्रजाति बताना है इसमें से अगेती 76, विक्रम, सोना या किसान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगेती 76। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगेती 76, जो कि बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। अगेती 76 देखेंगे ये कहाँ से निकाली गई है? तो ये पंजाब से निकाली गई है। ठीक है, इसके साथ हम मक्का और आलू को बो सकते हैं या मक्का प्लस गेहूं को बो सकते हैं। ठीक है, ये 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो 38 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमको दे देती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 441 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊसर भूमि में रोपाई हेतु धान के पौध की अनुशंसित उम्र है। तो ऊसर भूमि है तो वहाँ पर रोपाई के लिए कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 से 45 दिन का समय लगता है ऊसर वाली, और बाकी जो धान में रोपाई करते हैं वो 25 दिन में तैयार हो जाती हैं, लेकिन ऊसरी भूमि के लिए 40 से 45 दिन बाद हम रोपाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 442 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विलंब से बोए गए गेहूं के लिए संतृप्त स्थापन गहराई होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, सामान्य गेहूं की उथली गहराई पर। यानी कि जो विलंब से बोए गए गेहूं हैं उसमें हम गहराई थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। कितना रखेंगे? 4 सेंटीमीटर रखेंगे, याद रखेंगे 4 सेंटीमीटर इसमें गहराई पर बोआई की जाती है ताकि नमी उसमें बनी रहे और उपज अच्छी हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 443 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान में कल्ले निकलते समय फिजियोलॉजिकली सबसे अधिक सक्रिय होता है। सबसे ऊपरी पत्ती में, ऊपर से दूसरी पत्ती या ऊपर से तीसरी पत्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे ऊपरी ये राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान के कल्ले निकलते समय फिजियोलॉजिकली सबसे अधिक सक्रिय सबसे ऊपरी पत्ती होती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 444 धान के लिए पूरे जीवन काल में समग्र औसत प्रतिदिन का तापमान कितना होना चाहिए? 815 से लेकर 925 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 से लेकर 1010 डिग्री सेंटीग्रेड, 1130 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या 1500 से लेकर 1550 डिग्री सेंटीग्रेड। इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन 1130 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं धान के लिए पूरे जीवन काल में समग्र औसत प्रतिदिन का तापमान 1130 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 445 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 445 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है जो कि यहाँ से एग्रीकल्चर टीए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एसटीए के एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। क्वेश्चन देखेंगे धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? तो धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? आइसोलेशन डिस्टेंस बताना है। ठीक है, 50 मीटर रखते हैं, 20 मीटर रखते हैं, 10 मीटर या 3 मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर रखा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछे कपास के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं? 30 मीटर रखते हैं। सरसों के लिए 200 मीटर रखा जाता है। तो दोनों का आप याद रख लेंगे, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 446 चपाती गेहूं में गुणसूत्र संख्या बताना है। जो चपाती गेहूं खाते हैं, ब्रेड व्हीट खाते हैं, उसका क्रोमोसोम संख्या कितना होता है? 22 होता है, 32 होता है, 42 होता है, 62 होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बेसिक गुणसूत्र संख्या पूछें तो बेसिक गुणसूत्र संख्या 7 होता है, ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 447 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की अधिकतम उपज के लिए बालीदार किल्लों की संख्या होनी चाहिए। तो गेहूं की अधिकतम उपज के लिए बालीदार किल्लों की जो संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 300 से लेकर 350 मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 448 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ऊसर भूमि में बोने हेतु गेहूं की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? K68, K8027 या HP 1102 राज 3077। तो यहाँ पर ऊसर भूमि में अगर बुआई करना है तो उसके लिए राज 3077 जो वैरायटी है काफ़ी बेस्ट वैरायटी मानी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। जो ऊसर के प्रति क्या है, सहनशील वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 449 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय भूमि में रोपाई हेतु धान की उपयुक्त उम्र कौन सी है? तो अगर क्षारीय भूमि में रोपाई करना है तो कितने दिन बाद रोपाई करना चाहिए ये आपको बताना, 20 से 25 दिन बाद, 25 से 30, 30 से 35 या 40 से 45। तो यहाँ पर क्षारीय भूमि के लिए पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 40 से 45। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं क्षारीय भूमि के लिए 40 से 45, सामान्य भूमि के लिए धान की रोपाई की उम्र 25 से 30 और जलमग्न भूमि है तो वहाँ पर रोपाई 30 से 35 दिन पर कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 450 पर। 450 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 6 रो बार्ले है? 6 रो बार्ले आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो 6 रो जो बार्ले होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है हार्डियम वाल्गेयर। ठीक है, हार्डियम वाल्गेयर इसमें देख सकते हैं बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, हार्डियम वाल्गेयर। इसको 6 रो बार्ले के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 451 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 451 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चीना का वनस्पतिक नाम बताना है। ठीक है, चीना का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो चीना का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों पेनिकम मिलिएसियम एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चीना की बात करें, चीना जो है ग्रेविनिकुल फैमिली से बिलोंग करता है, मोटे अनाज है। ठीक है, आसिंचित क्षेत्रों में इसको लगाया जा सकता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 452 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ धान की जड़ों का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, आसमान भूरा होता है, रक्ताब बादामी होता है या इनमें से कोई नहीं? तो रेडिश ब्राउन कलर होता है स्वस्थ जो धान होते हैं उनकी जड़ों का रंग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है या यूपी टीजीटी पीजीटी एसटीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। इसी प्रकार की क्लास रोजाना हम शाम को 8 बजे लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 453 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रोपाई के लिए साकेत 4 धान में नर्सरी पौध की अवधि होनी चाहिए। तो रोपाई के लिए जो साकेत धान जो वैरायटी है इसकी नर्सरी कितने दिन पर हम लगा देनी चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे साकेत 4 जो है धान की अगेती किस्म है जो कि 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, इसलिए इसकी रोपाई जब पौधे 21 दिन के हो जाएं तो कर देना चाहिए। ठीक है, 21 दिन के पौधे हो जाएं तो कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 454 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजया, अंबर, सोना और किसान कंपोजिट प्रजातियां हैं, गेहूं की हैं, चावल की हैं, मक्का की है, ज्वार की हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मक्का की वैरायटियां हैं, मेज की वैरायटियां हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बढ़िया से रट लीजिए, विजया, अंबर, सोना और किसान कंपोजिट, हाई स्टार्च, ये सब वैरायटियां मक्के की हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 455 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी जौ प्रजाति है? जौ की प्रजाति बताना, नवीन है, सोनालिका है, आज़ाद है, सोना है। तो जौ की जो प्रजाति हो जाएगी 455 का राइट आंसर हो सी ऑप्शन आज़ाद। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो वैरायटी है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से निकाली गई है। ठीक है, यह 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उपज की बात करें 35 से 40 कुंटल उपज हमको प्रति हेक्टेयर दे देती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 456 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीत ऋतु में मकई की बुआई की अनुशंसा उन रिलेज पर की जाती है जिनका ढलान दक्षिण की ओर हो, पूर्व की ओर हो, उत्तर की ओर हो या पश्चिम की ओर हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
दक्षिण, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ढलान किस तरफ होना चाहिए? दक्षिण की तरफ होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 457 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 457 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मक्का का उत्पत्ति स्थान बताना है। भारतवर्ष है, अमेरिका है, अफ्रीका है या इंग्लैंड है? तो 457 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अमेरिका उत्पत्ति स्थान है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं पौधों का जो उत्पत्ति स्थान है वो अमेरिका माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 458 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है धान रोपाई से पूर्व लेह लगाने की क्रिया की जाती है, यानी कि पडलिंग की क्रिया की जाती है। तो किस लिए करते हैं? तो भूमि में जल रिसाव को कम करने के लिए पडलिंग की क्रिया की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 459, यूपी 319 किसकी किस्म है? धान की है, गेहूं की है, ज्वार की है या बाजरा की है? तो यूपी 319 जो किस्म है ये हो जाएगी यहाँ पर गेहूं की। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूपी 319 यह त्रिगुणित बौनी किस्म है किसकी? गेहूं की। ठीक है, यह रस्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी है। इसकी जो चपाती होती है बहुत ही अच्छी होती है। इसको हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में उगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 460 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी को इंगित करिए। तो ज्वार में जो लगने वाली प्रचलित बीमारी कौन सी? विल्ट है, ब्लास्ट है, लीफ स्पॉट है या ग्रेन स्मेट है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्रेन स्मेट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये किसके द्वारा होता है? ये होता है कवक के द्वारा। कवक का नाम भी आपको याद होना चाहिए, फ्लेसी लोथिका सोधाई नामक कवक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 461 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के पौधों में जिंक की कमी से होने वाला रोग ब्लाइट रोग है, कंडुआ रोग है, एरगट रोग है या खैरा रोग है? तो धान के अंदर जेडएन की कमी से सब लोग जानते हैं खैरा रोग हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 462 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकुल मक्का की जाति कौन सी है? संकुल मक्का की प्रजाति पूछ रहा है। गंगा 3 है, टाइप 7 है, नवीन है या गंगा 4 है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नवीन जो वैरायटी है ये संकुल मक्का की जाति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश के लिए निकाली गई थी विशेष तौर पर। जाति कब निकाली गई थी? तो याद रखेंगे 1979 में निकाली गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 463 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 463 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जौ का बीज प्रति हेक्टेयर बारानी स्थिति में डाला जाता है। तो जौ का बीज प्रति हेक्टेयर बारानी क्षेत्रों में कितना डाला जाता है? 80 से 100 किलोग्राम, 60 से 75 किलोग्राम, 100 से 120 किलोग्राम, 40 से 50 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 80 से 100 किलोग्राम या 90 से 100 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 464 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय भूमि में सहनशील फसल है। तो अम्लीय भूमि में सहनशील फसल कौन सी है? ज्वार है, गेहूं है, धान है, ढैंचा है। तो अम्लीय भूमि में सहनशील जो क्रॉप है वो धान और जौ दोनों होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धान, यहाँ देख सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान और जौ दोनों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 465 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्यों में ल्यूसीन की अधिक मात्रा के कारण बीमारी बन जाती है। तो ल्यूसीन की अधिकता के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी, पेलाग्रा या टाइफाइड या कोई नहीं? तो पेलाग्रा डिजीज हो जाती है जिसको गंजापन कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो पेलाग्रा नामक बीमारी होती है ये विटामिन B5 की कमी के कारण भी मनुष्यों में देखी गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 466 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की सबसे अधिक क्रांतिक अवधि कौन सी है? 12 से 15 दिन, 25 से 30, 41 से 55 या उपरोक्त सभी? तो 25 से 30 जो है ये सबसे अच्छा माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 467 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोपित धान में नाइट्रोजन प्रयोग का अनुपात होता है। तो कितना मात्रा में प्रयोग करते हैं रोपित धान के अंदर नाइट्रोजन का?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 50% रोपाई के पूर्व प्रयोग करते हैं, 25% कल्ले निकलते समय प्रयोग करते हैं और 25% बाली निकलने की प्रारंभिक अवस्था में की जाती है। तो ये तीनों मात्रा आपको याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा यहाँ देख लेंगे, 50% रोपाई के पूर्व, 25% कल्ले निकलते समय और 25% बाली निकलने की आरंभिक अवस्था जो होती है इस समय करते हैं। ठीक है, तो ये होती है धान में नाइट्रोजन के प्रयोग का अनुपात। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 468 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रति हेक्टेयर ज्वार के पौधों की उपयुक्त संख्या बताना है। तो 1 हेक्टेयर में ज्वार के पौधों की संख्या कितना होता है? 50,000, 1 लाख, 1,50,000 या 2 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1,50,000। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीड रेट की बात करें तो बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है? तो 15 से 20 किलोग्राम बुआई के लिए बीज पर्याप्त रहता है। पौध से पौध की दूरी और पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी कितनी रखते हैं? 45 × 14 सेंटीमीटर रखा जाता है। प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या बात करें तो 1,50,000 पौधे लग जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 469 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 469 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में ताजमूल दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है, किस समय दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो गेहूं में जो ताजमूल दिखाई देता है भूमि की ऊपरी सतह से नीचे, बीज के नीचे। ठीक है, यानी कि भूमि के ऊपरी सतह से नीचे और बीज के नीचे दिखाई देता है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ एक बार देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। गेहूं में ताजमूल अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद दिखाई देता है। इसमें गेहूं के बीज के नीचे वाले भाग से जड़ का निर्माण होता है जो कि भूमि के ऊपरी सतह से नीचे होता है। इस अवस्था पर गेहूं को पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और इस अवस्था को क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 470 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा अधोलिखित तापक्रम श्रेणियों में गेहूं के बीज की जमाव हेतु कौन सी उपयुक्त है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 या 10 से 15। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गेहूं के बीज के अंकुरण हेतु 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है अंकुरण के लिए। ठीक है, अगर बात करें टेलरिंग के लिए तो 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है टेलरिंग के लिए। और बाली के दाने भरते समय 23 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है बाली में दाने भरते समय। ये चीज़ें आपको याद रखना है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 471। निम्नलिखित में से किस फसल में BOAA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? लोबिया में, खेसारी में, कुल्थी में या मोट में? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि खेसारी में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका प्रयोग से मनुष्य में शरीर में क्या होता है? पक्षाघात नामक बीमारी हो जाती है। ये भी आपको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 472 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का भारत में आरंभ हुआ था। तो गेहूं की अधिक उपज देने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं वो किस सन में प्रारंभ हुई थी? 1966 में, जब हरित क्रांति आई थी उसी समय इसमें क्या हुआ था? गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का विकास हुआ था। तो इसको हम हरित क्रांति के रूप में कह सकते हैं। इस पर कार्य जो किया था N.E. बोरलॉग ने किया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 473 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ऊसर भूमि में रोपाई हेतु धान की अनुशासित उम्र है 20 से 25 दिन, 25 से 30, 30 से 35, 40 से 45। तो ऊसर भूमि की रोपाई हेतु धान की अनुशासित जो उम्र है वो है 40 से 45 दिन, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे कम दिन के रहने पर पौधे मरने लगते हैं और प्रति वर्ग मीटर 55 से 60 हिल होना जरूरी है। ठीक है, और रोपाई के लिए 15 × 10 सेंटीमीटर स्थान की आवश्यकता होती है और एक स्थान पर 3 से 4 पौधे रोपाई के लिए तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 474 नंबर क्वेश्चन करा है सोरघम की प्रथम संकर किस्म बताना है। ठीक है, सोरघम की प्रथम संकर किस्म कब निकाली गई थी? 1946, 1964, 1984, 1968। तो सोरघम की जो पहली संकर किस्म थी वो थी CSH1। ठीक है, ये किस्म थी। इसका पूरा नाम होता है कोऑर्डिनेटेड सोरघम हाइब्रिड। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड
सोरगम हाइब्रिड के नाम से इसको जानते हैं, 1 के नाम से जानते हैं। तो ये जो वैरायटी निकाली गई थी, ये कब निकाली गई थी? 1964 में निकाली गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1964 में निकाली गई थी। ये जो हाइब्रिड है CSH1, ये 95 से लेकर 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, 95 से लेकर 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। एक और वैरायटी आपको याद रखना है, मेल स्टरलाइट प्रजाति। ठीक है, मेल स्टराइल प्रजाति जो है वो कंबाइन काफिर 60, इसको भी आपको याद कर लेना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आज की वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके आगे के क्वेश्चन कल मुलाकात करेंगे शाम को 8 बजे बाकी के प्रश्नों को लेकर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर टीए की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एसटीए की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के सभी वीडियो जरूर देख डालिए। इन्हीं प्रश्नों में से आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कल फिर मुलाकात करते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।